नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 4 का प्रश्नावली 3। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तक का हल। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 से आगे का सवाल बनाना सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलते हैं। इसमें बोला गया है उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। मान लो हमको प्रश्नानुसार जो दिया है, प्रश्नानुसार हमको दिया है समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 से दर्शाएंगे इसको, और ये हमको दिया है 14 और तीसरा पद हमको दिया है, तीसरा पद A3 बराबर 18 हमको दिया हुआ है। हमको पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब n बराबर 51, n पदों तक योग या 51 पदों तक योग हमको, उसको n मान लिए हम लोग। A2 और A3 दिया है, मतलब दो क्रमागत पद हमको दिया हुआ है, तो उनका अंतर सार्वांतर होगा, इसलिए सार्वांतर D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर 18 ऋण 14 बराबर 4। अब इसका दूसरा पद दिया हुआ है, माना पहला पद A बराबर A1, तो सार्वांतर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाने से हमारा सार्वांतर होगा। A2 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 है, तो 14 ऋण A1 बराबर D, और D का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ से 4 है, इसलिए हमारा, तो यहाँ पर हम 4 का पक्षांतर करते हैं और A का भी A1 का हम पक्षांतर करते हैं, तो 14 ये जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 4, और ये राइट साइड में चले गया तो हमारा A1 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में 4 घटाते हैं तो ये हमारा A1 हो जाता है, तो A1 बराबर हमको 10 प्राप्त होता है, मतलब प्रथम पद हमको प्राप्त हो गया। प्रथम पद A बराबर A1 बराबर 10। इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग S51 बराबर 51/2, 2 इंटू A, ये हमारे पास है 10 प्लस n मतलब 51 माइनस 1, D हमारे पास है 4। ये कैसे हुआ, क्योंकि है ना Sn बराबर होता है, Sn बराबर, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2, 2A प्लस n माइनस 1D, ये हमारा फार्मूला है, और उस फार्मूला से ये हमारा ऐसा हो जाएगा। इसलिए 51 पदों का योग बराबर हो जाएगा 51/2, और ये इसका गुना किया तो 10 दूनी 20, 51 में 1 घटाए तो 50, और ये हो गया 4, तो 51/2 20 धन 5 चौक 20 200, तो ये हो जाएगा 51/2, और ये हो जाता है गुना 220, तो ये हो जाता है 110। 51 और 110 का गुना करते हैं 5610, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल बनता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, इसका 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में हमको जैसे बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं हम 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में माना समांतर श्रेणी का
प्रथम पद ए व सार्वांतर डी है। अनुसार हमको जैसे बोला गया है प्रश्नानुसार, हमको जैसे कि प्रश्नानुसार बोला गया है कि इनके प्रथम 7 पदों का योग 49 है। मतलब प्रथम 7 पदों का योग को अपन S7 बराबर 49। S7 कहने का मतलब हुआ n मतलब 7 है तो 7/2 और a प्लस l बराबर 49, क्योंकि Sn का फार्मूला है ये। तो a प्लस l बराबर 49, ये इसका पक्षांतर किया तो 2/7 इधर आ जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 7 49, तो 7 दूनी 14, a प्लस l बराबर हमको 14 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमको ये दिया है कि S17 बराबर दिया है 289। अब चूंकि हमको प्रथम इन पदों को ज्ञात करना है, इसलिए प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस l। a प्लस l यहाँ से हम निकाल चुके हैं, उसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 14 और 2 एकम 2, 2 7 14 बराबर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब प्रथम n पदों का योग कितना हो जाएगा 7n। चलिए देखते हैं इसके बाद 10वां सवाल। तो 10वां सवाल में जैसे कि हमको बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः AB और 2A हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3AB/2B - A होगा। तो इसको बनाते हैं। तो हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है, हमको 10वां सवाल में दिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमको दिया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर है, द्वितीय पद हमको दिया है इसका b, और अंतिम पद मान लो कि इसमें पदों की संख्या n है, तो अंतिम पद हमारा an बराबर l बराबर 2a दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल मतलब n पदों का योगफल हमको इतना है, ये हमको दिया हुआ। तो प्रथम पद और द्वितीय पद दिया है, इसलिए हमारा सार्वांतर कितना हो जाएगा, सार्वांतर बराबर द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तो हमारा हो जाता है b - a। और अंतिम पद हमको l दिया है 2a, और अंतिम पद क्या होता है, nवां पद है। अगर पदों की संख्या n है तो अंतिम पद हो जाएगा a प्लस n - 1d बराबर 2a। प्रथम पद a है हमारा और पदों की संख्या n है, और d हमारा सार्वांतर है, और d हम निकाल चुके हैं तो d का मान यहाँ पे रखेंगे, तो d हमारे हो जाएगा b - a बराबर 2a। यहाँ से हम n निकालेंगे तो n - 1 b - a बराबर 2a - a, ये a का पक्षांतर किया तो 2a में a घटाया तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है a। तो n - 1 इज इक्वल टू b - a का इधर पक्षांतर किया तो ये a/b - a हो जाता है, इसलिए n बराबर हो जाएगा a/b - a प्लस 1। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा a, और ये 1 के साथ इसका गुना किया तो हो जाता है प्लस b - a/b - a, ये a कैंसिल हो जाएगा तो b/b - a हमारा n प्राप्त हो गया। इसलिए समांतर श्रेणी
के n पदों का योगफल Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l। n हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है b/b माइनस a, और 2 इस फार्मूला से है तो ये 2 अपन लिख देते हैं यहाँ पे, और a हमारे पास a है प्रथम पद, और l आखिरी पद हमारे पास है 2a। तो इसको जोड़ा तो Sn बराबर हो जाता है b/2 इंटू b माइनस ए इंटू 3a। a में 2a जोड़ा तो 3a। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है 3ab/2 b माइनस a, n पदों का योगफल। और इसी को हमको सिद्ध करना था कि इनके n पदों का योग ये है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है 11वां सवाल। तो चलिए देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल में हमको जैसे कि बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है समांतर श्रेणी का n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर n² प्लस 4n है। तो हमको 15वां पद ज्ञात करना है। तो S15 कितना होगा, मतलब 15 पदों तक का योग, 15 पदों प्रथम 15वें पदों तक योग S15 बराबर हो जाएगा, n के जगह में 15 रखेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 15, 15 का स्क्वायर 225 और ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाता है 285। अब 14वें पद तक का योग कितना हो जाएगा उसको घटा देंगे। प्रथम 14वें पदों तक का योग S14 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे होता है 14 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 14 का वर्ग हमारे पास जैसे कि हो जाता है 196, और 14 चौके हमारे पास होता है 56। इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ने से हमको प्राप्त हो जाता है 252। तो 15वें पद क्या हुआ, 15वें पद क्या हुआ, जैसे कि ये हमारे पास 15 पदों का योग है, इसमें से अगर ये 14 पदों तक का योग को घटा दें तो बच क्या जाएगा, 15वें पद बच जाएगा। इसलिए 15वां पद हो जाएगा S15 माइनस S14 बराबर 285 ऋण 252 बराबर 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब टर्म्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 33। जैसे कि हमको बोला गया है कि संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n में दिया जाता है। तो माना समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर d व तथा अंतिम पद an है। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हमको बोला गया है कि एनवा पद हमको दिया है 3 + 2n, 3 + 2n। एनवा पद कहने का मतलब ए एन बराबर 3 + 2n, तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × n के जगह n = 1 2 3, है ना। ये रखने पर हमको क्रमशः पद मिलते जाएगा। तो a के n के जगह 1 रखेंगे तो n = 1 पर a1 मिल जाएगा हमको 3 + 2 = 5, a2 मिल जाएगा 3 + 2 × 2 = 4, तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7। इसी प्रकार से a3 हो जाएगा 3 + 2 × 3, 3 दूनी 6 3 9। इस प्रकार से हमको पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि d कितना है, तो d = है a2 - a1 बराबर 7 × 5 बराबर 2। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चूँकि n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 a + l, जहाँ l बराबर an अंतिम पद है। तो Sn बराबर हो जाता है n/2 a + an, यहाँ n बराबर 24 है, 24 पदों तक, है ना। 24 पदों का योगफल निकालना है, इसलिए n बराबर कितना हो गया 24। तो हमारे पास S24 बराबर 24/2, ये हमारे पास कितना है, ये मतलब a1 है 5 और an अंतिम पद मतलब 24वां पद कितना हो जाएगा 24वां पद। तो यहाँ पे हमें a24वां पद हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 × 24 बराबर 24 दूनी 48, 49 50 और 51। तो a24 हमारे पास है 51। तो इसको हल किया तो 5 तो 24/2 और 5 56 हो जाता है। ये इसको 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, है ना, और 2 8 16, तो ये हो जाता है 24 × 28 और 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 13वां सवाल। 13वां सवाल में हमको बोला गया है किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूए आरवे पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a q - r/p + b r - p/q + c p - q/r बराबर 0 हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर d है। तो प्रश्नानुसार पीवे पदों का योगफल पीवे पदों तक योगफल बराबर a, मतलब क्या होगा p/2 a + l = a। यहाँ पे लिख देते हैं, माना अंतिम पद बराबर l है, तो p/2 a + l = a। दूसरा है क्यूए पदों तक का योगफल बराबर b, मतलब क्या हुआ q/2 a + l = b, और आरवें पदों तक का योगफल बराबर c।
मतलब R/2 A + L = C। इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया। अब हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमको, उसका लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं कि A/AQ - R/P प्लस B/R-P/Q प्लस C/P-Q/R, इसका मान कितना होगा ये देखते हैं। तो A/P चाहिए हमको, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल करते हैं। तो ये P का इधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाता है A/P और ये हो जाएगा हमारा A/2 A + L। वैसा ही हमको चाहिए वहाँ पे B/Q, तो ये Q को इधर पक्षांतर किया तो ये हो जाता है B/Q और इधर बच जाएगा 1/2 A + L और ये हो जाएगा हमारा C/R और इधर हमारा बच गया 1/2 A + L। तो ये हमारा मान है, उसको हम लोग रखेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से A/P, B/Q और C/R का मान रखने पर हमको प्राप्त हो जाएगा। A/P कितना है, तो ये है हमारा 1/2 A + L इंटू Q - R। दूसरा पद में देखते हैं B/Q का मान कितना है, यहाँ से B/Q वो भी 1/2 L ही है, तो ये हो जाएगा 1/2 A + L और R-P और तीसरा वाला जो है C/R उसका मान भी उतना ही है, तो ये हो जाएगा 1/2 है ना A + L और P-Q। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये तीनों में 1/2 और A + L हमको कॉमन है, तो जो बच गया उसको देखते हैं क्या है। ये यहाँ से Q - R, दूसरा पद से R-P और तीसरा पद से P-Q है। तो ये R घट गया, ये P अलग अलग चिन्ह का है, घट गया और ये माइनस प्लस है, सबको घटाया तो ये हो जाता है यहाँ पे 0। 0 से किसी भी राशि का गुना होता है तो उसका मान 0 हो जाता है और इस प्रकार ये हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार A/Q - R प्लस P प्लस B/R-P/Q प्लस C/P-Q/R = 0 हमको प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम बनाएंगे सवाल। तो इसके बाद हमारे पास है अगला सवाल। प्रश्न क्रमांक 14 हमको बोलता है 3 समांतर श्रेणियों के n पदों की योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S3 = 2S2 होता है। तो इसके लिए हमारे पास जैसे प्रश्न अनुसार बोला गया है कि प्रथम समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद बराबर 1 व सर्वांतर हमको कितना दिया है प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, वो भी 1 है। तो प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम पद को अपन A1 और सर्वांतर को अगर D1 माने तो ये हमको 1, 1 दिया है। तो इसके लिए इसका योग कितना हो जाएगा, इनके n पदों का योगफल। तो प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का
योग श्रेणी के n पदों का योगफल हमारे पास हो जाएगा S1 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए। तो a हमारे पास 1 है तो ये ऐसा हो जाएगा n-1 d, t इज इक्वल टू 1 ही है तो ये जाएगा n/2 2 प्लस n-1, दिस इज इक्वल टू n/2 है ना। 2 में 1 घटाया तो हमारे पास हो जाता है n+1, तो हमारे पास हो जाएगा n+1/2 हमारा S1 प्राप्त हो जाता है। इसको 1 नंबर नाम दिया। अब द्वितीय समांतर श्रेणी लिए प्रथम पद a2 बराबर हमारे पास दिया है 1 व सार्वांतर d2 बराबर 2 दिया है। इसलिए द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S2 बराबर हो जाएगा n/2 2a। a यहाँ पे कितना है 1 प्लस n-1 d यहाँ पे है 2। द्वितीय समांतर श्रेणी का सर्वांतर हमको दिया है 2, तो ये हो जाएगा n/2 2 धन इसका 2 का गुना किया तो 2n ऋण 2 हो जाता है, ये ऋण 2 कैंसिल हो जाएगा तो n/2 और 2n हो जाता है, ये n 2 कैंसिल, तो n और n का गुना हुआ तो हो जाता है n का वर्ग। मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा S2 बराबर n का वर्ग, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तृतीय समांतर श्रेणी के लिए देखते हैं। तृतीय समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a3 बराबर 1 है व सार्वांतर d3 बराबर 3 है। इसलिए तृतीय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S3 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d, तो हो जाता है n/2 2 प्लस 3n-3, दिस इज इक्वल टू n/2, तो 3n 2 में 3 को घटाया तो ऋण 1 प्राप्त होता है, तो ये हमारा S3 हो जाएगा। अब जो सिद्ध करना है हमको उसको देखते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये हमको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है S1 प्लस S3, ये कितना होगा देखते हैं। तो S1 हमको 1 से कितना निकाले हैं n+1/2 प्लस S3 हमारे पास कितना है, वो है n/2 है ना, 3n-1 है। इसको हल किया तो ये हो जाता है, दोनों में 2 लघुत्तम है, 2 काम है ना, नीचे में 2 है तो ये उसको लिखते हैं। ऊपर में हमारे पास है ये n² प्लस n प्लस 3n में n का गुना किया तो ये हो जाता है 3n² और ये -n, ये -n कैंसिल हो गया। n² में ये जोड़ा तो हमारे पास हो जाता है 3 और 1 4, n का वर्ग बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2n का स्क्वायर बराबर 2। n² हम यहाँ पे देखते हैं 2 से, है ना, यहाँ पे 2 से देखते हैं कि S2 n² के बराबर है, तो n² की जगह हम S2 लिख सकते हैं। समीकरण 2 से n² इज इक्वल टू S2 है, इसलिए तो ये हमारा प्रूव हो गया। 15वां सवाल हमको जैसे कि बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः S1 S2 S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 S2 माइनस S1 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो माना जिस समांतर श्रेणी के बारे में बोल रहे हैं, माना उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद
ए व अंतिम पद एल है। तो प्रश्नानुसार हमको क्या क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार कि n पदों का योग S1 है, n पदों का योग बराबर S1। n पदों का योग क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस एल बराबर S1। टू n पदों का योगफल बराबर S2। तो हो जाएगा 2n/2 a प्लस एल बराबर S2। इसको 2 नंबर नाम दे दिया। और 3n पदों का योगफल बराबर S3। तो 3n/2 a प्लस एल बराबर S3 हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है हमको? कि सिद्ध करना है कि S3 बराबर 3 S2 माइनस S1। तो इसका हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में दिया है 3 S2 माइनस S1। तो 3 S2 कितना है हमारे पास वो देखते हैं। तो वो है हमारे पास 3 इंटू S2 का मान रखा। तो वो है हमारे पास 2n/2 है ना, 2n/2 a प्लस एल माइनस S1 का मान हमारे पास है n/2 a प्लस एल बराबर। इसको हल किया तो हमारे पास हो जाएगा 3। इसमें देखते हैं कि a प्लस एल कॉमन है, तो वो निकाल देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2n/2 माइनस n/2 और ये a प्लस एल को बाहर लिख दिया। तो इसको घटाया है ना, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं ये 2 है और 2n में n को घटाया तो n/2 a प्लस एल हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका गुना किया तो हो जाता है 3n/2 a प्लस एल। और यहाँ पे हम देखते हैं 3 से कि S3 का मान 3n/2 a प्लस एल है। ये क्या है हमारा? S3 है समीकरण 3 से। अर्थात 3S2 माइनस S1 बराबर S3 मिला है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। और ये प्रूव करना था हमको और ये हमका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न, 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है। यदि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविज़न में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या और 7वें वर्ष में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या का योग। 7वें वर्ष तक के बनाए गए टेलीविज़न की संख्या का योग हमको इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविज़न में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए जो टेलीविज़न प्रत्येक वर्ष में बढ़ रहा है वो बनना है ना, जो प्रत्येक वर्ष टेलीविज़न बढ़ रहा है वो समांतर श्रेणी में है। तो पहले वर्ष में जो बनने वाले टेलीविज़न है माना उसको A1, माना प्रथम वर्ष में बने टेलीविज़न A बराबर A1 बराबर हमको ज्ञात करना है। और प्रश्नानुसार हमको दिया है, प्रश्नानुसार हमको दिया है कि A3 तीसरे वर्ष में बने टेलीविज़न की संख्या है 600। अब
A3 मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। तो D कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमको पहला समीकरण दिया है, हो गया। अब हमको ये भी दिया है कि 7वें वर्ष में जो टेलीविज़न बना वो हमको दिया है 700 टेलीविज़न। तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, ये हमारा दूसरा हो गया। इन दोनों संबंधों में से हम देखते हैं कि समीकरण 2 से 1 को घटा दिया, समीकरण 2 ऋण 1 से, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। इसको घटाया तो ये हमारे पास 6D में 2D है, घटाया तो हमारे पास हो जाता है 4D इज इक्वल टू 100। तो D इज इक्वल टू 100/4, तो 4 1 कम और ये 25। तो हमको D कितना प्राप्त हो जाएगा, 25। D कितना प्राप्त हो गया, 25। ये जो D का मान है इसको पहला या दूसरा समीकरण में रख के हम A ज्ञात कर सकते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको प्राप्त हो जाएगा A प्लस 2, D का मान 25 बराबर 600। तो A हो जाए A प्लस 50 बराबर 600। तो A इज इक्वल टू 600 ऋण 50 बराबर 550 हमको A हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन में 3 चीज़ निकालना है। पहला निकालना था प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या। तो प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या A1 बराबर A बराबर 550। दूसरा निकालना है 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या। 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या A9 बराबर A प्लस 8D। तो A बराबर हमको कितना मिल गया है, 550। 8D का मान है 25, तो हो जाएगा 550 धन 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा, 750 टीवी। C जो है उसमें है 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या। 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या S7 बराबर हो जाएगा 7/2 2A प्लस 7 ऋण 1D, है ना। तो 7/2 2A का मान है 550, 7 में 1 घटाया तो 6, D का मान है 25। तो इसको हल किया तो हमको मिलता है 7/2 और ये हो जाएगा 1100 और 150। तो हमारे पास हो जाता है 1250। तो ये हमको कितना प्राप्त हो गया, S7 बराबर हो जाएगा 1100 में 150 150 और जोड़ा तो हो जाता है 1250। तो 7/2 और ये हो जाएगा 1250। तो ये 2 6 का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो 7 गुना 625, 7 गुना 625 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो वो हमको प्राप्त हो जाता है 4375 टीवी। ये इतना टीवी 7 वर्षों में कुल बनेगा। इस प्रकार आपका ये सवाल बनता है। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां। प्रश्न क्रमांक 17 में जैसे कि बोला गया है, एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जाता है जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है।
निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस तरह है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 है और इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 रुपये बढ़ रहा है। ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा और 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जुर्माना जो है प्रत्येक दिन एक निश्चित संख्या में बढ़ोतरी हो रही है 50 रुपये का। वो हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वांतर हो गया। और पहले दिन के लिए जो जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए, वो हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हुआ। कुल यहाँ पे 30 दिन का दिया है तो n हमारे पास यहाँ पे 30 है। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ A1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर A बराबर A1 बराबर है 200 रुपये। A2 दूसरा दिन का जुर्माना हमारे पास दिया है 250 रुपये। A3 बराबर दिया है 300। और जुर्माने में जो अंतर आ रहा है वो D है ना भाई, ये क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो D यहाँ पर हो जाएगा 50 रुपया। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है कि ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा और 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा। तो कुल जुर्माना हमारा 30वां दिन का हो जाएगा S30 बराबर 30/2। A हमारे पास है 200 है ना, तो इसका 2 से गुना हो जाएगा, प्लस n 30 माइनस 1 D बराबर 50। तो 30/2 मतलब 15, 429 गुना 50। तो ये हो जाता है 15 और इसको जोड़ा जाए तो 5 नहीं है 45 और 5 दूनी 10, 4 14 और इसमें 400 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाता है 15 और ये हो जाता है 1850। तो ये 1850 इसमें जोड़े तो ये हो जाता है हमारे पास 27,750। कितना हो जाएगा, 27,750 हमारा S30 हुआ। अब क्या निकालना है और इसमें कि ये S30 क्या हुआ हमारा, ठेकेदार द्वारा 30 दिनों के लिए कुल दिया गया जुर्माना हुआ। साथ में हमको S30 कितना है वो भी निकालना है। S30 बराबर हो जाएगा A + 30 - 1D है ना, मतलब हमको T30 भी निकालना है। तो T30 कितना हो जाएगा, A + 30 - 1D। तो A कितना है यहाँ पे, A है हमारा 200 धन 29, D है 50। तो ये हमारे पास इसको हल किया तो होता है 5 नियम 45 और 5 दूनी 10, 4 14 है ना, प्लस 200 तो कितना हो जाएगा 1650 है हमारा T30। तो ये दोनों हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 18 में हमको बोला गया है विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 10 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है। तो यहाँ पे पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो प्रश्नानुसार पुरस्कारों की कुल संख्या बराबर है 7। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 7 और पुरस्कार हेतु कुल राशि कितनी है
पुरस्कार हेतु कुल राशि बराबर है 700, मतलब S7 बराबर 700। चूँकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है, इसलिए प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्रमशः समांतर श्रेणी में होगी, जहां D बराबर ऋण 10 रुपया। ऋण इसलिए है क्योंकि 10 रुपया की कमी हो रहा है, वही बढ़ात्री होता तो उसको धनात्मक लिखते हैं। तो चूँकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से पुरस्कार से 10 रुपया कम है, इसलिए प्रत्येक पुरस्कार की राशियां समांतर श्रेणी में होंगे, जहां D बराबर ऋण 10 होगा, A1 बराबर A बराबर हमारे पास हो जाएगा A, और दूसरा पद द्वितीय पद A2 बराबर A प्लस D बराबर A माइनस 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से तृतीय पद A3 हमारा हो जाएगा A प्लस 2D, तो A प्लस 2D दिस इज इक्वल टू A माइनस 20, हमारा ये हो जाएगा A3। इसी प्रकार से हम बाकी पदों को यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको प्रश्नानुसार ये बोला है कि A7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो देखते हैं। A7 कितना होगा, तो A7 हो जाएगा A प्लस 6D दिस इज इक्वल टू A प्लस 6D, तो ये हो जाएगा A माइनस 60, ये हमारा A7 हुआ। इसलिए चूँकि Sn बराबर हो जाएगा n/2 A प्लस L, ये होता है, इसलिए S7 बराबर हो जाएगा 7/2 A प्लस A7। तो S7 का मान हमको पता है, यहाँ पे 700 है, तो वो S7 की जगह में रखा 700 बराबर 7/2 A है ना। अब A7 का मान यहाँ से पता है, वो रख देते हैं, तो A प्लस A माइनस 60, तो हो जाता है 7/2 2A माइनस 60 बराबर 700। इसका गुना किया तो 700 है ना, गुना 2/7 बराबर 2A माइनस 60, तो 7 है ना, तो ये हो जाता है 7 से इसको काटा तो ये हो जाता है 200 बराबर 2A माइनस 60। 60 को इधर जोड़ा तो हो जाता है 260 बराबर 2A, तो A बराबर हो जाएगा 260/2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 130 बराबर A हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमको प्रथम पद मिल गया A बराबर 130, हमको D प्राप्त है। अतः पुरस्कार की राशि क्रमशः क्या क्या होगी वो लिखेंगे। अतः पुरस्कार की राशि क्रमशः A इज इक्वल टू 130, A माइनस D A प्लस D इज इक्वल टू A माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 130 ऋण 10 बराबर 120। दूसरा ये हो जाएगा तीसरा पुरस्कार है ना,
तीसरा पुरस्कार हो जाएगा हमारे पास A+2D इज इक्वल टू A-20 दिस इक्वल टू 110। उसके बाद है A+3D दिस इज इक्वल टू A-30 दिस इज इक्वल टू 100। A+4D दिस इज इक्वल टू A-40 दिस इज इक्वल टू 90 और A+5D दिस इक्वल टू A-50 दिस इज इक्वल टू 80 और A+6D दिस इज इक्वल टू A-60 दिस इज इक्वल टू 70 रुपीज़। इस प्रकार से 7 पुरस्कार 130 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया, 90 रुपया, 80 रुपया और 70 रुपया, ये क्रमशः उसका 7वां पुरस्कार हुआ। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चतुर्थ, पंचम और छठम और सप्तम पुरस्कार। 7वां पुरस्कार 70 रुपया आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 19वां सवाल। तो चलिए देखते हैं 19वां सवाल। हमको 19वां सवाल में बोला है 200 लट्टों को इस तरह जमाया गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, उसके ऊपर की पंक्ति में 19 लट्टे, उससे ऊपर की पंक्ति में 18 लट्टे रखे गए। यह क्रम सभी लट्टों के रखे जाने तक चलता है। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्टे है। प्रश्नानुसार 19वां सवाल है। प्रश्नानुसार कुल लकड़ी के लट्टों की संख्या बराबर 200, जहाँ n जो है पंक्तियों की संख्या है, इसलिए Sn बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए Sn बराबर 200 हो जाएगा। अब पंक्तियों में जो यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ n जो है पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे अपन लिखे पंक्ति, तो पंक्तियों में लट्टों की संख्या निम्नानुसार होगी। यहाँ पे लिख देते हैं पंक्ति, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और यहाँ पे हो जाएगा तीसरी पंक्ति और यहाँ पे लिखेंगे लट्टों की संख्या। ये हमारा पंक्ति की संख्या और ये हो जाएगा लट्टों की संख्या, लट्टों की संख्या। तो पहले पंक्ति में कितने लट्टे हैं, 20, दूसरी पंक्ति में है 19 और तीसरी पंक्ति में है 18, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लट्टों की संख्या एक एक कम होती जा रही है, अतः यह व्यवस्था समांतर श्रेणी में है क्योंकि अंतर जो है समान है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लट्टों की संख्या एक एक कम होती जा रही है, अतः यह व्यवस्था समांतर श्रेणी में है। अतः यह व्यवस्था समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद है ना, जिसका प्रथम पद a बराबर A1 बराबर 20, A2 बराबर 19 और A3 बराबर 18, इसी प्रकार आगे का क्रम तथा सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 19 ऋण 20 बराबर ऋण 1, सर्वांतर हो जाएगा ऋण 1। अब चूँकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d,
यहाँ पे हमको Sn बराबर हमको दिया हुआ है 200, तो n/2 2a, a कितना है यहाँ पे 20 है, वो रख देते हैं। n का मान निकालना है और d का मान हमको -1, तो ये हो जाता है n/2 20 दूनी 40 धन इसका गुना किया तो हो जाएगा ऋण n धन 1, तो ये हो जाता है n/2 40 धन 1 40 ऋण n बराबर 200, तो इसको 2 को इधर ले आए तो हो जाता है 200 गुनी 2, और ये n को अंदर ले गया तो हो जाए 41n ऋण n का गुना हुआ तो होता है n²। तो ये हमारे पास हो गया 400 बराबर 41n ऋण n का वर्ग। इसको जमा के लिखा तो हो जाता है 0 इधर लिख लिया तो 400 इधर ले गया है ना, मैं इसको 400 इधर है और इसको पक्षांतर करते हैं इधर तो हो जाता है n² - 41n धन 400 बराबर 0। ये हमको देखने पे पता चल रहा है कि ये एक द्विघात वर्ग समीकरण, क्या है, द्विघात वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे ये जो मध्य पद है उसको तोड़ के हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 400 है, गुना इसका गुना करने पे 400 आ रहा है और योग करने से -41n प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे संख्या का चुनाव करना है जिसको गुना करने से 400 मिले और जोड़ने से 40 मिले, वो संख्या क्या हो सकता है? तो वो संख्या हमारे पास है 25 और 16। तो ये हो जाएगा n² माइनस 25n माइनस 16n धन 400 बराबर 0। दो का जोड़ी बनाया तो यहाँ से n कॉमन है तो n - 25, यहाँ पे 16 कॉमन है तो n - 25 बराबर 0। n - 25 n - 25 कॉमन है तो n - 25 और ये हो जाएगा n - 16 बराबर 0। तो n - 25 = 0 या n - 16 = 0, तो n = 25 या n = हमको 16 प्राप्त होता है। तो n का दो मान हमको प्राप्त हुआ, n = 16 और n = 25। तो यदि अंतिम पद पंक्ति 16 हो तो कितना होगा? तो a 55 to a 25 = हो जाएगा a + 24d। तो ये हो जाएगा a का मान हमारे पास कितना है 20 धन 24 ऋण 1, तो हमारे पास हो जाएगा 20 ऋण 24, तो हमको मिलता है ऋण 4। और जब n = 16 तो a16 बराबर हो जाएगा a + 15d, तो हो जाएगा a = 20 + 15 - 1 दिस = 20 - 15 दिस = 5। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 4 माइनस है, कोई भी पद जो है -4 हुआ तो लट्टों की जो संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, तो ये जो है असंभव है। इसलिए हमारा जो मान है n बराबर 16 होगी। अतः n बराबर 16 तथा
लट्टों की संख्या 5 होगी। लट्ठों की संख्या बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या 16 और लट्टों की संख्या 5। इसके बाद है 20वां सवाल। प्रश्न क्रमांक 20वां में हमको जैसे कि बोला गया है कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाते हैं और उससे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालते हैं। ऐसा वह तब तक करते रहते हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, ये हमको बताना है। तो पहले आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना 5 मीटर बराबर 10 मीटर। दूसरे आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 5 धन 3 मीटर बराबर 5 ते 15 5। तो दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना 5 धन 3 मीटर बराबर 5 6 7 8 दूनी 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना, है ना, 2 गुना 5 धन 2 धन 2 गुना 3 मीटर। 2 गुना 5 धन 2 गुना 3 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 दूनी 6 और 6 में 5 11, तो 11 दूनी 22 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा पांचवा वो सब हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा? तो सभी आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी बराबर 2 गुना 5 धन 2 गुना 5 धन 3 धन 2 गुना 5 धन 2 गुना 3 धन ऐसा ही आपको प्राप्त होगा। और 10वें आलू के लिए हो जाएगा 10वें आलू के लिए हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 9 धन 2 गुना 5 धन 9 गुना 3, ये हो जाएगा। तो इसको हल किया तो हमको प्राप्त होता है, ये हमारे पास है 10, इसके बाद है ये 16,
तीसरा वाला मिला है 22, ये तीसरा वाला, और ये हमारा हो जाता है, कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो क्रम है वो एक समांतर श्रेणी में है, 10, 16, 22 है ना। 10, 6, 16, 16 में जैसे कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, तो फिर 22, तो ये हमारा क्रम मिलते जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ A1 बराबर A बराबर है 10 और D बराबर है यहाँ पे 16 ऋण 10 बराबर 6, और AN यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाता है। अब चूँकि SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n-1D है ना, और SN हमको निकालना है यहाँ पे, तो n हमारे पास कितना है, तो n है हमारे पास 10, कितना है 10, S तो 2A इज इक्वल टू 10 प्लस 10 ऋण 1, D का मान हमारे पास है 6, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 दूनी 20 धन 9 गुना 6, तो हो जाएगा 5, 20 धन 9, 6 का 54, तो कितना हो जाएगा 50, 60, 70, 4, 74, तो 5 गुना 74 हमको कितना मिल जाएगा 370 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुल कितनी दूरी तय करना पड़ा इसको, सभी आलू को डालने के लिए 370 मीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 3 इस सवाल के साथ समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।